ऐसा कोई जो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता हो, जिसे आपके बारे में सब पता हो, जो आपकी ही जिंदगी जीता हो। कैसे एक ही इंसान दो अलग अलग जगह पे मौजूद हो सकता है? क्या उसे कोई रोक पाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जापानीज साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है बाइलोकेशन और जिसकी कहानी बिल्कुल ही सर चकरा देने वाली है। आपको भी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। शिनोबु ताकामुरा आने वाली आर्ट कंपटीशन एग्जीबिशन के लिए अपनी बालकनी व्यू की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है। इतने में डोरबेल बजता है। दरवाजे पे मासुरा होता है जो अभी अभी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। मासुरा पार्शियली ब्लाइंड, मतलब उसकी नजर थोड़ी कमजोर होती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब शिनोबु मासुरा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में उसके ही अपार्टमेंट में रहने लगी जो एक फ्लोर नीचे है। दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और अब शिनोबी का पेंटिंग बनाना बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से उसका अपने अपार्टमेंट पे जाना भी कम हो गया है। एक दिन मासुरा ने शिनोबी से कहा कि आज उसने उसे मार्केट में देखा, लेकिन शिनोबी कहती है मैं तो आज सारा दिन घर पर ही थी। फिर दोनों उस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब अगले दिन शिनोबी सुपरमार्केट में होती है। बिलिंग से पहले वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करती है। दरअसल इसी पेंटिंग कंपटीशन के लिए जॉब छोड़े उसे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और सेविंग्स खत्म होती जा रही है। जब बिलिंग काउंटर पे उसने पैसे दिए तो स्टाफ उस पे फेक करेंसी का एलिगेशन लगाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो सेम सीरियल नंबर की करेंसी देकर गई थी। फिर सीसीटीवी फुटेज देखकर शिनोबी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस समय तो वो घर पर थी। स्टाफ ने तुरंत डिटेक्टिव को फोन किया और उसे अरेस्ट करवा दिया। शिनोबू पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। डिटेक्टिव ने कहा मुझे पता है तुम निर्दोष हो। उसके बाद उसने दोनों सेम सीरियल नंबर के करेंसी नोट निकाला, एक जो शिनोबी ने काउंटर में दिया था और दूसरा उसके हमशक्ल ने। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा वाला नोट धुआं बनकर उड़ गया। ये सब देखकर शिनोबी शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ कहीं ले गई। जब शिनोबी उस जगह पहुंची तो वहां पहले से 2-3 लोग मौजूद होते हैं जिनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं घट रही थी। इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर माकोतो लित्सुका उसे बताता है जिस सिचुएशन को वो फेस कर रही है उसे बाइलोकेशन कहा जाता है और ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी दुनिया में इसे देखा और रिसर्च किया गया है। बाइलोकेशन बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी होती है। इनका ओरिजिन किसी को नहीं पता। इनमें भी तुम्हारी ही तरह यादें होती है और तुमसे किसी भी चीज में कम नहीं होते, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारा बाइलोकेशन इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, और वो तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट भी कर सकता है। ये अपना अस्तित्व कुछ समय के लिए ही बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और ऐसा ये बार बार करते हैं। उस कमरे में सारे बाइलोकेशन के विक्टिम्स ही होते हैं। ताकुमी मितारिया जो कि एक स्टूडेंट है, मायुमी कोरोकारू एक हाउसवाइफ, ताकेशी कानो एक डिटेक्टिव और लात्सुका ग्रुप का ऑर्गेनाइजर। पर शिनोबू को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने कभी अपने बाइलोकेशन को नहीं देखा। वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसे भी उसका बाइलोकेशन वहीं दिख जाती है, जो थोड़ी ही देर में गायब हो गई। शिनोबू डर जाती है। लात्सुकी उससे कहता है वो बस उसकी मदद करना चाहता है। वापस घर छोड़ते वक्त मायुमी उसे अपनी कहानी बताती है। उसके बेटे को बचपन से ही एक लाइलाज बीमारी है। वो उसके लिए परेशान रहती है। शुरू में अस्पताल के स्टाफ किसी किसी जगह पर उसके दिखने की बात करते थे जहां वो एक्चुअली में नहीं गई होती। फिर सिचुएशन बिगड़ने लगी। एक दिन मैं अपने बेटे के बेड के पास सोई हुई थी, पर जब उठी तो वो वहां नहीं होकर बाहर पाया गया, जबकि आउटिंग रजिस्टर में मेरे ही सिग्नेचर थे। उसके बाद से ये बार बार होने लगा। वो शिनोबी को सावधान करती है कि बाइलोकेशन तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज चुरा लेती है। शिनोबू अपनी सबसे प्यारी चीज मासुरा को सोचती है। तभी अचानक एक औरत कार की खिड़की से टकराती है और बार बार कहती है मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। वो मायुमी की ही बाइलोकेशन थी। शिनोबू भी सोच में पड़ गई कि असली कौन है, बाहर खिड़की वाली औरत या मेरे साथ जो अंदर बैठी है। हॉस्पिटल पहुंचकर मायुमी अपने बेटे को हमशक्ल वाली बात बता देती है और उसके हाथों में एक आईना थमाकर कहती है
अगर मैं इसमें ना दिखूं तो समझ जाना कि वो मैं नहीं कोई और है, क्योंकि बायोलोकेशन की आईने में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। यहाँ डिटेक्टिव कानो भी शिनोबी को एक आईना देखकर कहता है, किसी से भी मिलने से पहले इसमें चेक कर लेना। फिर डिटेक्टिव ने बताया कि उसका चीफ उस पर बहुत सख्ती करता था, पर वो सब कुछ सहता रहा क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला था। और एक दिन उसे पता चला कि उसके चीफ पे अटैक हुआ है, जिसका इल्जाम उस पर लगाया गया। इतना ही नहीं, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। उसे बाद में पता चला कि ये काम उसके बायोलोकेशन का था। वो अपने बायोलोकेशन को जान से मार देना चाहता है। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, पर अगले ही मोड़ पर डिटेक्टिव शिनोबी को फिर मिलता है। लेकिन इस बार जब उसने आईने में चेक किया तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। शिनोबी समझ जाती है। गुस्से में वो शिनोबी को बहुत मारता है। इतनी देर में असली डिटेक्टिव पहुंचकर अपने बायोलोकेशन को मारने लगा और फिर उसका बायोलोकेशन गायब हो जाता है। यहाँ मसारू शिनोबी से दोबारा उसके कहीं पर दिखने की बात करता है। इस डर से कि बायोलोकेशन मसारू के करीब आना चाहती है, वो ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला करती है। इस ग्रुप के 2 रूल्स हैं। पहला, दरवाजे के पास लगे आईने में चेक करना होगा कि तुम असली हो, और दूसरा, जब भी फोन पे बात करे या कहीं मिले तो सारे मेंबर्स का नाम बताना होगा, क्योंकि ये उनका कोड वर्ड होता है। इस बार एक नए मेंबर कागामी वहाँ मौजूद होता है, जो इस ग्रुप का सबसे पुराना मेंबर है और बायोलोकेशन पे स्टडी कर रहा है। फिर शिनोबी ने पूछा कि क्या सभी बायोलोकेशन डिटेक्टिव की तरह ही एग्रेसिव होते हैं। लित्सुका बताता है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बायोलोकेशन ने किस सिचुएशन में जन्म लिया है। वो तुम्हारे ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से बना होता है, जैसे कि प्यार, गुस्सा या किसी की परवाह करना। डिटेक्टिव का बायोलोकेशन उसके गुस्से से बना है। उसके चीफ उसे बहुत मिसट्रीट करता था और धीरे धीरे उसके पनपते स्ट्रॉन्ग गुस्से ने उसके बायोलोकेशन को जन्म दिया। बायोलोकेशन ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही रह सकता है। उससे दूर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहले ये कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन समय के साथ साथ इसका एग्जिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। घर पर शिनोबू न्यूज में देखती है कि डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन के बाहर 3 लोगों को शूट कर दिया और बिल्कुल पागल हो चुका है। जल्दी से शिनोबी लित्सुका को कॉल करती है। पहले उससे कोड पूछा गया। शिनोबी सबका नाम बताती है और फिर उसे तुरंत आने को कहा। सब डिसाइड करते हैं कि डिटेक्टिव के बायोलोकेशन को खत्म करना होगा, तभी ये सारी चीजें रुक सकेगी। तभी न्यूज में खबर आती है कि डिटेक्टिव गायब हो गया है। इसका मतलब कि वो ओरिजिनल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में फिर से क्रिएट होने वाला है। जल्दी लित्सुका उन्हें वहां लेकर जाता है, जहां उसको मारना आसान होगा। थोड़ी देर में उसका बायोलोकेशन फिर क्रिएट हुआ और दोनों डिटेक्टिव फाइट करने लगे। समझ नहीं आता दोनों में से असली कौन है। तभी पिस्तौल ताकुमा के पास गिरती है। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर लित्सुका ने उसे शूट करने को कहा। गोली चली, लेकिन असली डिटेक्टिव पर, और उसके मरते ही थोड़ी देर में बायोलोकेशन सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। अब यहाँ शिनोबू मसारू की प्रोटेक्शन के लिए उससे कहती है कि उसे पेंटिंग प्रैक्टिस करना है। इसके लिए कुछ दिन अकेले रहना चाहती है, क्योंकि अगर वो उसके आसपास नहीं होगी तो उसकी बायोलोकेशन भी मसारू तक नहीं पहुंच पाएगी। इधर ताकोमी के स्कूल में उसका बायोलोकेशन उस पे हमला करता है। भागकर खुद को एक कमरे में बंद करके लित्सुकी को कॉल करके कहता है कि मेरा बायोलोकेशन मुझे मारना चाहता है। वो उसका कोड पूछता है। उसने सबका नाम बताया, लेकिन कागामी का नहीं। पर क्यों? इसका ट्विस्ट आपको आगे जाकर पता चलेगा। लित्सुकी उसे बायोलोकेशन पर अटैक करने से मना करता है। फिर वो कहता है तो वो मुझे उल्टा मार देगा। इतने में बायोलोकेशन खिड़की से अंदर आ जाता है और लड़ाई में बायोलोकेशन बिल्डिंग से गिरकर गायब हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में मायूमी अपने बायोलोकेशन को आता देख बच्चे को उठाकर भागने लगी, पर उसका बेटा कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो। मायूमी के बायोलोकेशन का जन्म उस दिन हुआ था जिस रात मायूमी अपने जिंदगी से निराश हो चुकी थी। सिंगल मदर, जन्म से ही बीमार बच्चा जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। उसके लिए उसे जॉब भी छोड़ना पड़ा और फिर एक पल के लिए उसे लगा कि अगर वो अपने बच्चे को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा, पर अगले ही पल रिग्रेट करने लगी कि नहीं, उसे अपने बच्चे को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। उसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से उसके बायोलोकेशन का जन्म हुआ। उसके बाद से बायोलोकेशन प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार बच्चे को लेकर जाती,
पर एक समय में गायब हो जाने की वजह से बच्चा यहाँ वहाँ पड़ा मिलता। अगले दिन ताकुमी, मायोमी और शिनोबू तीनों मिलते हैं। ताकुमी कहता है कि लित्सुका ने ही मुझे कॉलेज में अपने बायोलोकेशन पे हमला करने को भेजा था, डिटेक्टिव पे भी शूट करने को कहा था। ना ही उसका कोई बायोलोकेशन है, वो हमारी मदद नहीं बल्कि हमें मारना चाहता है। मायोमी कहती है उसका नहीं, लेकिन उसकी वाइफ का बायोलोकेशन था। इतने में ताकुमी का बायोलोकेशन गुस्से में वहां आता है और उस पर हमला करता है। पीछे से शिनोबू जब बायोलोकेशन पर अटैक करती है तो उसके शरीर पर निशान पहले पड़ता है और वहां पहले से मौजूद ताकुमी पर बाद में पड़ता है। इसका मतलब जो उनके साथ था वो नकली ताकुमी है और जो बाद में आया वो असली है। और असली वाले ताकुमी गुस्से में इसीलिए था क्योंकि उसके बायोलोकेशन ने उस पर हमला किया था। दरअसल लित्सुका ने जानबूझकर बायोलोकेशन को असली ताकुमी पर अटैक करने को कहा था। सब कुछ इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि दोनों वहां से भाग गए, लेकिन रास्ते में मायोमी की बायोलोकेशन ने असली मायोमी को मार डाला क्योंकि अस्पताल में जब बच्चे ने कहा कि वो उसकी मां नहीं है तो जैसे उसके जन्म लेने की वजह भी खत्म हो गई। डरी हुई शिनोबू अपने घर आती है, इतनी पजल्ड हो जाती है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो असली है या एक बायोलोकेशन। फिर उसने खुद को आईने में देखा, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। इसके बाद शिनोबू लित्सुका से डिटेक्टिव के बारे में पूछती है। मिस्टर लित्सुका ने कहा उसे मारना जरूरी था क्योंकि वो सबके लिए एक खतरा बन चुका था, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, विश्वास करो। लित्सुका के जाने के बाद शिनोबू कागामी से पूछती है अब आगे हमारा क्या होगा। कागामी उससे सवाल पूछता है और कहता है तुम्हारा कंक्लूजन तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करेगा। सवाल ये होता है कि वो दोनों में से क्या चुनेगी, एक पेंटर या एक वाइफ बनना। और शिनोबू मसारू को चुनती है। घर आकर उसने मसारू को फोन किया और कहा वो उसे मिस कर रही है, वो जल्द अपना काम खत्म करके वापस आना चाहती है और इस बार उसे एक वेडिंग रिंग चाहिए। उसके बाद वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने में लग गई। अगले दिन कागामी शिनोबू को लेकर एक क्रॉनिक इलनेस हॉस्पिटल जाता है जहां लित्सुका अपनी वाइफ सायोरी से मिला था। वहां एक ही डेट में सायोरी नाम की 2 कब्रें होती है, एक सायोरी मितामुरी और एक सायोरी लित्सुका। लित्सुका यहाँ का डायरेक्टर था और 10 साल पहले सायोरी से उसकी शादी हुई थी। सायोरी मितामुरा 25 साल से यहाँ की पेशेंट थी जिसने बाद में वहीं पर खुदकुशी कर ली। तो फिर सायोरी लित्सुका कौन है जिसकी कब्र यहाँ है? दरअसल लित्सुका ने जिससे शादी करके 10 साल बिताए थे वो सायोरी की बायोलोकेशन थी। जिस दिन असली सायोरी ने खुदकुशी की उसी दिन उसकी बायोलोकेशन भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तभी से वो ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। शिनोबू के चले जाने के बाद दूसरी तरफ से एक और शिनोबू वहां आई जिसे लित्सुका ने वहां भेजा था। पर हैरानी की बात यह है कि वो कागामी को नहीं जानती। कागामी उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, अब सब ठीक है। जब शिनोबू अपने अपार्टमेंट पेंटिंग करने गई तो वहां पर पहली बार अपने बायोलोकेशन को देखकर चौंक जाती है। वो सच्चाई जानने दोबारा लित्सुका के पास गई। अब यहाँ से चीजें रिवील होना शुरू होती है। शिनोबू के ऊपर फ्लोर पे जो रहती है उसका नाम शिनोबू किरीमुरा है, जिसकी शादी नहीं हुई और ना ही वो मसारू को पहचानती है। कहानी की शुरुआत में जिस फेक करेंसी वाली शिनोबू को दिखाया गया था वो मिस शिनोबू किरीमुरा होती है, ना कि शिनोबू ताकामुरा। दरअसल उनके यहाँ 2 सपोर्ट ग्रुप है, एक ओरिजिनल्स जो कि रेड रूम में होता है और एक बायोलोकेशन का जो ग्रीन रूम में होते हैं। और कागामी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वो बायोलोकेशन ग्रुप में होते हुए भी उसका खुद का कोई बायोलोकेशन नहीं है, इसीलिए कोड मेंबर्स का नाम पूछा जाता है। अगर कागामी का नाम नहीं लिया तो मतलब कि वो ओरिजिनल्स है, इसीलिए असली शिनोबू कागामी को उस दिन नहीं पहचान पाती। अब लित्सुका उसे एक और सच्चाई बताता है जिसे सुनकर शिनोबू के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अभी जो शिनोबू उसके सामने खड़ी है वो ओरिजिनल नहीं बल्कि एक बायोलोकेशन है। वो कहती है ये कैसे मुमकिन है क्योंकि आईने में तो मेरी छवि नजर आती है। दरअसल बायोलोकेशन अपनी ही परछाई आईने में देख पाती है क्योंकि वो खुद को रियल समझते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान को बायोलोकेशन की रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। फिर भी शिनोबू को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। फिर लित्सुका उसे वो दिन याद करने को कहता है जब पहली बार उसने अपने हमशक्ल को देखा था। अगर तुम्हें आईने में एक रिफ्लेक्शन देखा मतलब तुम ओरिजिनल हो, लेकिन अगर तुमने 2 रिफ्लेक्शंस देखा तो तुम एक बायोलोकेशन हो। उसे समझ आ जाता है कि वो एक बायोलोकेशन है। मतलब अभी तक पूरी मूवी में जिसकी कहानी हमें दिखाई गई
वो शिनोबू एक बायोलोकेशन की है। दोस्तों लित्सुका को शिनोबू से हमदर्दी होती है क्योंकि उसकी भी कहानी बिल्कुल उसी की तरह है। वो यही चाहता है कि मसारू और बायोलोकेशन शिनोबू दोनों साथ अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब ओरिजिनल और बायोलोकेशन के बीच समझौता हो और एक दूसरे के बारे में मालूम होने के बावजूद वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए। और उसी दिन मसारू उसके घर आने की खुशी में उसे अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। अब यहाँ ओरिजिनल शिनोबू को आर्ट एग्जीबिशन से कॉल आया कि उसकी पेंटिंग कंपटीशन में जीत गई है। अगले दिन जाकर देखा कि विनर पेंटिंग उसकी नहीं बल्कि उसके बायोलोकेशन शिनोबू ताकामुरा की है। पेंटर बनना ही उसका सपना था और ये कंपटीशन जीतना उसके लिए बहुत जरूरी। शिनोबू के बायोलोकेशन का जन्म उस दिन हुआ था जब मूवी की शुरुआत में डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने से पहले उसका ध्यान सामने रखे आईने पर पड़ा। उसके चेहरे पर रंग लगा था, बाल बिखरे थे। फिर उसने सोचा वो कब तक ऐसे लोगों से कटकर अकेली रहेगी। उसे खुद को बदलना होगा और इसी स्ट्रॉन्ग इमोशन ने उसके बायोलोकेशन को जन्म दिया। मतलब दरवाजा खोलने वाली बायोलोकेशन थी और मसारू को प्यार भी बायोलोकेशन से ही हुआ था। यहाँ दोनों ताकों में मिलकर लित्सुका को मार देते हैं क्योंकि उनका यही कहना है कि उसने उनकी जिंदगी के साथ खेला है। पर अब दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है। अब दोनों शिनोबी आमने सामने होते हैं। बायोलोकेशन उससे उसकी जिंदगी जीने की रिक्वेस्ट करती है और मसारू को अपनाने के लिए भी, क्योंकि वो जानती है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं और मसारू उसके लिए सब कुछ है। साथ ही वो उसे पेंटिंग की प्राइज मनी भी ले लेने के लिए कहती है। पर इसलिए शिनोबू गुस्से में कहती है, मेरी जिंदगी में पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं। मैं कैसे किसी अनजान को अपना पति मान लूं? और सोचने के लिए वक्त मांगती है। दोनों अपने अपार्टमेंट वापस आते हैं। असली शिनोबू सोचती है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं और इधर मसारू बायोलोकेशन शिनोबू को शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई। मसारू बालकनी में देखने गया और नीचे ओरिजिनल शिनोबू की डेड बॉडी पड़ी होती है। जब तक मसारू पीछे मुड़ा, बायोलोकेशन शिनोबू आई लव यू बस इतना कहकर गायब हो चुकी थी और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे मालूम है मेरी तरह आप भी चकरा गए होंगे। ये कहानी समझने के लिए भी थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन ये जापानीज साइंस फिक्शन मूवी का एक उम्दा उदाहरण है। ऐसे ही और भी मजेदार और हैरतअंगेज कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो पक्के से एक लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और जाते जाते आप हमारे न्यू चैनल जो कि शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज पर बेस्ड है 5 मिनट विजडम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।